गा साइंग नाम का एक बिल्कुल साधारण हाई स्कूल का लड़का था। एक दिन वो देर से उठा क्योंकि उसके दोस्त ने उसका स्नूज बटन बंद कर दिया था। इसलिए वो जल्दी जल्दी भागते हुए बाहर निकला और सीधे एक कार से टकरा गया। एक जबरदस्त और बेवकूफ़ी भरी मौत। और अब वो खुद को एक डरावनी विशालकाय राक्षसी चीज के सामने पाता है जो लोगों को निगल रही है। एक समुराई उसकी टेंटेकल्स को काट रहा है, लेकिन गंजा आदमी पहले ही चेतावनी देता है कि यह दैत्य बहुत तेजी से खुद को फिर से बना लेता है। सैंग बताता है कि जब वो पहली बार इस दुनिया में पहुंचा तो उसे लगा कि वो चुना हुआ नायक है, दूसरी दुनिया को बचाने के लिए बुलाया गया। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि उसकी ट्रांसमाइग्रेशन में कुछ बहुत गड़बड़ है। पहली कोशिश में उसने बचे हुए लोगों का नेतृत्व करने की कोशिश की, लेकिन एक ज़ॉम्बी ने उसकी गर्दन काट दी। आंख बंद होते ही वो फिर उसी जगह वापस आ गया। दूसरी जिंदगी में उसने ज़ॉम्बीज से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश की, लेकिन आखिर में सब भूख से मर गए। तीसरी बार उसने खुद को ज़ॉम्बी की तरह भेस बदला ताकि सीक्रेट जगहों में घुसकर खाना जुटा सके, लेकिन मिलिट्री पहले ही सब लूट रही थी और उसी ने उसे मार डाला। चौथी बार जब उसने एक बेस को स्थिर करने में सफलता पा ही ली थी, तब किसी ने उसे धोखा देकर मार डाला। यानी ये लड़का हर तरह का बुरा अंत झेल चुका था। फिर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, हर बार किसी न किसी वजह से सब गड़बड़ हो जाता। अब वो अपनी नौवीं जिंदगी में था, जहां उसने फैसला किया कि वो ज्यादा कुछ नहीं करेगा, बस चिल करेगा। लेकिन तब भी उसे राक्षसों से लड़ने के लिए आर्मी में भर्ती कर लिया गया। राक्षस सबको चीर फाड़ रहे थे, लोग चीखते हुए भाग रहे थे। सैंग को सप्लाई लेनी थी, लेकिन उसने कहा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। उधर एक लड़की बहुत बुरी हालत में फंसी हुई थी। दृश्य तो कहानी की रेटिंग भी बदल दे, कोई तो उसकी मदद करे। सैंग सोचता है कि वैसे भी वो मर ही जाता है, तो इस बार कुछ मजा ही ले लेता है। वो जोर से चिल्लाता है और बिजली जैसी चिंगारियां उसके आसपास उड़ने लगती हैं। लोग सोचते हैं ये लड़का पागल है या सच में लड़ सकता है। वो अपनी इलेक्ट्रिक तलवार लेकर राक्षस पर टूट पड़ता है और एक ही वार में उसे दो टुकड़ों में कर देता है। आसपास के लोग दंग रह जाते हैं। लड़की भागकर उसका शुक्रिया कहना चाहती है, लेकिन वो दौड़ते हुए कह देता है, निकालो यहां से। पीछे की दुकान में पहुंचकर उसे खाने का पहाड़ मिलता है। कई जिंदगी से कूड़ा खाकर जी रहा था, इसलिए वो खुलकर सब कुछ ठूसने लगता है। कोक पीते ही तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राक्षस फिर हमला करता है, लेकिन सैंग को कोई फर्क नहीं। वो कहता है चलो मर ही जाते हैं, अब तो मजा आ गया। लेकिन जैसे ही वो मरता है और आंख खोलता है, वो फिर वहीं खड़ा होता है। तभी एक आवाज आती है, हाँ तुम बेवकूफ की तरह मरे थे और वापस जगा दिए गए हो। अरे ये तो सिस्टम था। पीछे एक चमक प्रकट होती है और लड़का सिस्टम को पकड़कर चिल्लाता है, 9 जिंदगियां बर्बाद करा दी, अभी आया है तू। सिस्टम डरकर उसकी बांह से छटक जाता है और कहता है कि दरअसल उसका एक दोस्त सिस्टम है जिसने उसकी अलार्म बंद कर दी थी। सैंग इसका कारण सुनकर चौंकता है, लेकिन सोचकर कहता है कि ये उसके असली मरने जैसा ही है, इसलिए वो मान लेता है। अब वो पूछता है, ठीक है सिस्टम आ गया, अब कहाँ है गोल्डन आइटम्स, स्पेशल वेपन, अमीर बनने वाली चीजें। सिस्टम कहता है, पहले नियम सुनो, ये पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया है। तुम्हारा मिशन है इस दुनिया में फिर से शांति लाना, तभी तुम अपनी असली दुनिया में वापस जा पाओगे। अगर फेल हुए तो पूरी तरह नष्ट हो जाओगे। सच ये है कि उसके पास 10 मौके थे, लेकिन वो 9 बार पहले ही मर चुका है। अब ये उसकी आखिरी जिंदगी है। सैंग चीख पड़ता है, ये ठीक से समझाओ, लेकिन सिस्टम कहता है, जरूरत नहीं, ये तो एक छोटा सा विवरण है, बस समझ लो, अब एक ही मौका बचा है और हर सेकंड की कीमत है। तभी सैंग को अचानक कुछ महसूस होता है। और तभी सिस्टम घोषणा करता है कि अब समय है उसके पहले मिशन का। उसे स्नैक्स और ड्रिंक्स बेचकर 50 क्रिस्टल्स इकट्ठा करने हैं, जिन्हें बाद में एट्रीब्यूट्स और रिवॉर्ड्स में बदला जा सकता है। हमारा लड़का तो तुरंत खुद को सड़क पर सोडा के कैन बेचते हुए सोचने लगता है और फिर चिल्लाता है कि आखिर उसे यहाँ दुकान खोलकर खाना बेचने का मिशन क्यों मिला है। और हालात और भी खराब। इधर एक पूरी की पूरी ज़ॉम्बीज़ की भीड़ उसकी तरफ बढ़ रही है। वो तुरंत जान बचाकर भागने लगता है, चिल्लाते हुए, मेरे बिकने से पहले ही ये मुझे खा जाएंगे। भागते भागते सिस्टम पूछता है कि वो इतना डर क्यों रहा है। वो चिल्लाता है, क्योंकि मुझे काट कर मार देंगे। फिर उसे याद आता है उसके पास अब सिस्टम है। वो तुरंत आदेश देता है, अरे सिस्टम, इन दानवों को मारने में देर क्यों कर रहा है। सिस्टम उसे कहता है कि उसे 2333 बुलाया जाए।
हमारा लड़का हीरो वाली स्टाइल में कहता है, ठीक है 2333, मुझे बाज जैसी स्पीड दो, दानव जैसी ताकत दो, कुछ तो जबरदस्त दो। लेकिन जैसे ही वो स्टैट्स चेक करता है, अनअवेलेबल, कुछ गड़बड़ है। वो सिस्टम से पूछता है क्या हुआ, और सिस्टम शांत आवाज में बताता है, होस्ट, आपकी स्टैट्स इतनी कम है कि सिस्टम उन्हें एनालाइज भी नहीं कर पा रहा। यानी आप इतने कमजोर हैं कि डेटा भी नहीं मिल रहा। सोचा था सैंग निराश होगा, पर वो तो राहत की सांस लेता है। कम से कम मेरी इंटेलिजेंस तो दिख रही है, यानी मैं स्मार्ट तो हूं। तभी एक ज़ॉम्बी उसके पास से बाल बाल गुजरता है और वो फिर भागने लगता है। मुझे सच में असली सुपर पावर चाहिए। सिस्टम बताता है कि उसने उसे एक बहुत शक्तिशाली चीज दी है, पर वो उसे जमीन पर छोड़ आया है। सैंग सोचता है, कहीं ये वो गंदा सा मैट तो नहीं जिसे सब ज़ॉम्बी पैरों तले रौंद रहे थे। वो वापस मुड़कर भीड़ को चीरता हुआ जाता है, मैट उठाता है, रोल करता है और पहले ज़ॉम्बी के सिर पर दे मारता है। लेकिन तभी दूसरा ज़ॉम्बी पीछे से मारता है। सैंग जमीन पर लुढ़कता है, मैट छूट जाता है और वो खाने के ढेर पर जा गिरता है। ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं। सैंग सोचता है, इस बार तो पहले से भी जल्दी मर जाऊंगा। पर तभी कुछ अजीब होता है। ज़ॉम्बीज जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहे हों। कुछ देर बाद वे उसे बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। सैंग की आंखें फैल जाती हैं। वो स्टॉल के अंदर था, यानी जब तक वो अपने फूड स्टॉल के अंदर है, वो अमर है। अब वो मैट को प्यार से सहलाता है। यार, मैं इस रेशमी चटाई को कभी बुरा नहीं कहूंगा। मैं इस सिस्टम को अब से ब्लू बॉल कहूंगा, ताकि सिस्टम और इस शरारती नन्हे ट्रबल मेकर में फर्क रहे। सैंग पूछता है, अगर किसी और तरह के म्यूटेटेड क्रिएचर आ गए तो? ब्लू बॉल कहता है, जब तक तुम स्टॉल के अंदर हो, तुम इमॉर्टल हो। अब सैंग खुश होकर नाचने लगता है। ये मिशन तो काफी आसान होगा। लेकिन ब्लू बॉल चेतावनी देता है, ज्यादा मत उछलो। ये शक्ति सिर्फ दिन में 3 बार एक्टिव होती है। अगर मिशन सनसेट तक पूरा नहीं हुआ तो पावर खत्म और तुम फिर मॉन्स्टर्स के निशाने पर। और सूरज ढलने में सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। अब वो एक नए इलाके में स्टॉल लगाता है और सोचते हुए बड़बड़ाता है, इस बर्बाद दुनिया में स्टॉल खोलना, वो भी चारों तरफ ज़ॉम्बीज़, क्या मजाक है। लेकिन तभी 3 आदमी आते हैं। उनके कपड़े, उनका अंदाज कतई अच्छे लोग नहीं हैं। वे कहते हैं कि आज की लूट अच्छी हुई और ये सरप्राइज बॉस को खुश कर देगा। वे स्टॉल को देखते ही चौंक जाते हैं। ये यहाँ मिठाई, स्नैक्स, गम, डोरोज, अपोकलिप्स में दुकान। सैंग उन्हें कहता है कि आराम से बैठें और पूछता है क्या खाना पसंद करेंगे। उनकी नज़र में ये तो खजाना है। वे कहते हैं उन्हें फ्राइज और ड्राइड मीट चाहिए। सैंग सेल्समैन मोड में चला जाता है। ना 998, ना 98, बस 50 में मिलेगा। वे लोग गुस्से में, हम पैसे नहीं देंगे। एक आदमी तो बंदूक निकालकर धमकी देता है कि उनका मूड अच्छा है, वरना वो अब तक मारा जा चुका होता। सैंग चिढ़कर उसके हाथ से कोक छीन लेता है। पैसे नहीं दोगे तो निकलो, टाइम वेस्ट मत करो। आदमी बंदूक तान देता है, मौत बुला रहा है क्या? वो गोली चलाता है, लेकिन सारी गोलियां स्टॉल की बैरियर से टकराकर बाहर छिटक जाती हैं और खुद वही आदमी बिजली के झटके से झुलसकर गिर पड़ता है। उसके साथ ही हक्के बक्के खड़े, ब्रो, क्या बंदूक अपने आप फट गई? एक बोलता है, ये इसकी एबिलिटी होगी। दूसरा कहता है, नहीं, ये इतना ताकतवर नहीं हो सकता। इस बीच सैंग को अपना छोटा सा मैट और भी प्यारा लगने लगता है। इसकी ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। वो उनसे पूछता है कि आखिर वे किस तरह की चालबाजी का इस्तेमाल कर रहा है। सांग जवाब देता है कि इस दुनिया में बहुत से एबिलिटी यूजर हैं, लेकिन चुना हुआ सिर्फ एक ही होता है और वो वही है। फिर वो वापस असली बात पर आता है और कहता है कि सिर्फ 50 क्रिस्टल में उन्हें ढेर सारा खाना मिल सकता है और चाहे तो उसके साथ फोटो भी खिंचवा सकते हैं। लेकिन तभी एक गुंडा अपने मरे हुए साथी को देखकर हिल जाता है। वो बोलता है कि वो अपने दोस्त के साथ सीधा स्वर्ग में मिलना चाहता है। वाह, असली भाईचारा।
एक उसके ऊपर चाकू लेकर कूदता है और दूसरा घूंसा मारने आता है। उन्हें लगता है कि दिक्कत गन की थी, लड़के की नहीं, लेकिन जैसे ही घूंसा पड़ता है सीधा रिफ्लेक्ट हो जाता है। बंदे का हाथ नूडल जैसे लटकने लगता है। भाई अब भी चाकू मारने की कोशिश कर रहा है, इतना भी बेवकूफ मत बनो। इसी बीच जो लड़का मरा हुआ लग रहा था वो अचानक उठकर चिल्लाता है कि चलो सब एक साथ मरते हैं और भाई भाई स्वर्ग चलते हैं। हमारा लड़का उसे ठंडे चेहरे से देखता है और वो डर से कांपने लगता है। जैसे ही सांग हाथ बढ़ाता है वो अधमरा गुंडा पीछे हटता है, घबरा जाता है और जान बचाकर भाग निकलता है कि वो इस राक्षस जैसे बच्चे से मरने वाला नहीं। कम से कम अब तक का सबसे समझदार साइड कैरेक्टर वही निकला। बाकियों को अब समझ आता है कि वे ही सबसे बेवकूफ हैं जो अब तक लड़ रहे थे। हमारा लड़का चाहता नहीं था कि वे ऐसे भाग जाएं, उसे तो अपनी दुकान में ग्राहक चाहिए थे। फिर उसे दिखता है कि वे एक बोरी पीछे छोड़ गए हैं और बोरी का आकार किसी इंसान जैसा लग रहा है। और अगर ये पोस्ट अपोकलिप्स दुनिया है तो बोरी में लड़की ही होगी, और अगर लड़की है तो ताकतवर और खूबसूरत भी होगी ही होगी। हालांकि कुछ लड़कियां गोल होती हैं, पर ये तो त्रिकोण जैसी लग रही है, जैसे कोई हथियार, तेज, खतरनाक और गिरने को तैयार। लेकिन बंदा पहले ही उस पर फिदा हो चुका है। अचानक लड़की को कुछ महसूस होता है और वो उस पर झपटती है और वो जान बचाकर भागने लगता है। प्यार बाद में कर लेना, अभी मरने का टाइम है, क्योंकि ये लड़की सीधी ज़ॉम्बी निकली। वो बिजली जैसी तेज है। हमारा नायक बस बचता है। वो पास पड़ी गोली की मैगजीन उस पर फेंक देता है। बस इतना ही हथियार था। किसी तरह वो अपनी फूड स्टॉल तक पहुंच जाता है। लेकिन समस्या ये है कि आज की तीनों प्रोटेक्शन पहले ही इस्तेमाल हो चुकी हैं। अब तो गया काम से। वो सामान समेटकर भागने ही वाला था कि ज़ॉम्बी लड़की सीधा छलांग मारकर उसके सामने आ जाती है और वो धड़ाम से गिर जाता है। वो डर से खाना उस पर फेंकने लगता है, पर लड़की फिर भी पास आती जाती है। तभी वो जो चीज हाथ लगती है उसे फेंकता है और आंखें बंद कर लेता है। सोचता है कि आज फिर मौत पक्की है, लेकिन जब एक आंख खोलकर देखता है तो लड़की खुशी से सूखा ऑक्टोपस चबा रही होती है। उसे समझ आता है कि ये अजीब लड़की सूखा ऑक्टोपस बहुत पसंद करती है, लेकिन दिक्कत ये कि उसके पास अब सूखा ऑक्टोपस बाकी नहीं है। सो वो उसे चिप्स का पैकेट उठाकर फेंक देता है और लड़की उसे भी खुशी से खा लेती है। कम से कम इस तरह वो उसे रोके रख सकता है। तो वो जमीन पर खाना रख रख कर उसे खाई की तरफ ले जाता है। फिर फ्राइज का एक मुट्ठा खाई की ओर फेंक कर कहता है, जाकर ले आओ। लड़की खुशी खुशी उछलकर उस तरफ दौड़ जाती है। ये बंदा सचमुच क्रूर है। ज़ॉम्बी लड़की को लावा में गिरा देगा और आंख तक नहीं झपकाएगा। तभी उसकी नजर चट्टान के किनारे पड़ी एक सुनहरी डैगर पर जाती है। ये हाई रैंक हथियार लगता है और हैंडल पर थंडर लीजन का निशान है, यानी वो सबसे खतरनाक गैंग का हथियार है जो डकैती, हत्या, आगजनी सब कुछ करती है। उसे समझ आता है कि ये हथियार उन गुंडों का ही होगा जो उसकी दुकान पर हमला करके भागे थे। वो सारा सामान उठा लेता है, भविष्य में काम आएगा। फिर बोरी के अंदर झांक कर देखता है कि ज़ॉम्बी लड़की के साथ एक बैग भर क्रिस्टल भी है। कम से कम आज का मिशन तो पूरा हो गया। लेकिन ब्लू बॉल तुरंत बोलता है, नहीं, बेचे गए खाने से कमाए क्रिस्टल ही गिने जाते हैं, ये नहीं। सांग गुस्से से चिल्लाता है कि ये ज़ॉम्बी लड़की उसकी दुकान का सामान खा गई तो ये भुगतान है और इसमें गिना जाएगा। ब्लू बॉल भी उसे ज़ॉम्बी लड़की बुला देता है। सांग कहता है कि उसे बताया तो था नहीं कि खाना इंसानों को ही बेचना है। वो जमीन पर बैठकर रोने धोने लगता है कि उसे दुनिया का सबसे बेकार सिस्टम मिला है। मिशन पूरा किया फिर भी मानता नहीं। आखिरकार ब्लू बॉल मान जाता है। ठीक है, तेरा आज का मिशन पूरा माना जाएगा। अब वो अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स अपग्रेड कर सकता है। उसकी दुकान भी अपग्रेड हो गई। अब उसके पास एक बड़ा फ्रायर भी है। वो खास खुश नहीं होता, बस अपनी इन्वेंट्री चेक करता है। पानी, चावल, मीट, सब्जियां सब कुछ है खाना बनाने और बेचने के लिए। वो पूछता है, कोई हथियार, कुछ तो होना चाहिए। लेकिन ब्लू बॉल कहता है, हम फूड सिस्टम है, वॉरियर सिस्टम नहीं। यही है तुम्हारा जिंदा रहने का तरीका। एक एक्सपी पॉइंट में उसे टूथपेस्ट, टूथब्रश, पेंसिल और बस यही मिलता है। बेचारा, उसे समझ आ जाता है कि ये सिस्टम लेकर भी सरवाइव करना आसान नहीं होगा, क्योंकि शॉप सिर्फ दिन में 3 बार ही सुरक्षा दे सकती है। वो रक्षा बढ़ाना शुरू करता है, लेकिन फिर भी उसे कोई खास फर्क महसूस नहीं होता। सिस्टम कहता है, मुझे क्या, तू खुद देख ले। फिर सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि अगले 24 घंटे में उसे एक कर्मचारी रखना होगा और 100 क्रिस्टल कवाने होंगे। सांग पागल हो जाता है। पहली बात, 100 क्रिस्टल तो वैसे ही मुश्किल हैं, और दूसरी बात, यहाँ कौन पागल इंसान मिलेगा जो उसकी दुकान में नौकरी करने आएगा। तभी एक कागज का पन्ना उड़कर उसके चेहरे पर चिपक जाता है। जब वो उसे हटाता है तो देखता है कि ये एक फ्लायर है। उसे अचानक याद आता है कि उसके घर के पास वाली एक सड़क पर सच में एक ऐसी दुकान हुआ करती थी। स्कूल जाते वक्त एक लड़की अक्सर उसे फ्लायर पकड़ा देती थी और उसे अपनी ड्रिंक ट्राई करने को कहती थी। वो सोचता है, क्या वो लड़की अभी भी जिंदा होगी?
उसे मास्टर कहकर बुलाए, ये तो मजेदार होगा। बस फिर क्या, वो अपना छोटा हॉट डॉग काट ठेलता हुआ पूरी तबाह हुई दुनिया अपोकलिप्स में निकल पड़ता है। लेकिन अचानक लावा के बीच से वही ज़ॉम्बी डेमन लड़की फिर निकल आती है, और कमाल की बात, बिल्कुल सही सलामत। वो उसकी दुकान पर लौटती है, लेकिन हमारा लड़का तो पहले ही वहां से गायब हो चुका है। वो इधर उधर उदास होकर देखती है और फिर दौड़ लगाती हुई कहीं चली जाती है। लगता है पास वाली सड़क वाली बात झूठ थी, या शायद वो कहीं रास्ते में झपकी ले बैठा, क्योंकि जब तक वो लड़की की दुकान तक पहुंचता है पूरा एक दिन बीत चुका होता है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलता है, धड़ाम, अंदर पूरा कमरा ज़ॉम्बियों से भरा हुआ है। वो तुरंत माफी मांगते हुए धीरे से दरवाजा बंद कर देता है और अगले ही सेकंड जान बचाकर भागने लगता है। आज ये ज़ॉम्बी इतनी जिद्दी क्यों हो गए हैं? एक बड़ा ज़ॉम्बी उसकी दुकान पर कूदकर हमला करता है, लेकिन दुकान की डिफेंस सिस्टम जबरदस्त होती है और उस ज़ॉम्बी को सीधा हवा में उछाल देती है। समस्या ये कि इससे उसकी दिन की एक डिफेंस चार्ज खत्म हो जाती है। जो ज़ॉम्बी सड़क पर गिरता है वो अपना शरीर अजीब तरह से मोड़ता है, सिर उल्टा करके डरावने अंदाज में, फिर उल्टे पैर उसकी तरफ दौड़ने लगता है। लड़की जैसी जानलेवा चीजों के बीच सांग तेजी से प्रतिक्रिया देता है। वो एक जोरदार किक मारता है और ज़ॉम्बी फुटबॉल की तरह उड़कर सीधे एक कार में जा टकराता है, जहां दबकर मर जाता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि इतनी ताकत आई कहां से। लगता है उसकी स्किल अपग्रेड ने वाकई असर दिखा दिया। तभी उसे नोटिफिकेशन मिलता है, पहली किल के लिए बधाई, इनाम एक रेनकोट। वो पूछता है, इतनी बड़ी लड़ाई के बाद रेनकोट? ब्लू बॉल कहता है, इसे कम मत समझो, ये किसी भी चीज से बचा सकता है, चाहे रेडिएशन हो या न्यूक्लियर कचरा। तू इसमें तैर भी ले तो कुछ नहीं होगा। वो बात को विश्वास नहीं करता, लेकिन तभी देखता है कि उसके चारों तरफ खचाखच ज़ॉम्बी भर चुके हैं। और हाँ, ये सब उसकी खुद की मचाई आवाज की वजह से है। उसी समय दुकान के अंदर से एक आवाज आती है, अरे बच्चे, अंदर आ जा, यहाँ गर्मी है। अब इतना बड़ा झुंड देख वो दुकान उठाकर दौड़ लगाता है और किसी तरह अंदर घुस जाता है। वो लड़की को धन्यवाद देता है और कहता है कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो उसे यहाँ मिलेगी। सीधा झूठ, वो तो खास उसी को ढूंढने आया था। लड़की सोच में पड़ जाती है, ये लड़का उसे जानता कैसे है? वो कहता है, मैं वही हाई स्कूल वाला लड़का हूँ जिसे तुम रोज ड्रिंक का फ्लायर देती थीं। लड़की समझ नहीं पाती, लेकिन चतुराई से दिखाती है जैसे याद आ गया हो। ओह, तुम वही बास्केटबॉल वाले लड़के हो, सही। वो बोलने ही वाला था कि वो मैं नहीं, लेकिन तभी वो झुककर उस पर झुक जाती है और उसकी विशाल एसिड्स सीधे उसके सीने से लग जाती हैं। वो सब बातें भूल जाता है। वो उसका नाम पूछता है। वो कहती है उसका नाम एइन है। वो उसे प्यार से बिग ब्रदर कहकर बुलाती है और हमारा लड़का भावुक होकर रोने लगता है, क्योंकि इसके पहले किसी ने उसे ऐसे नहीं बुलाया। लड़की सोचती है, ये रो क्यों रहा है भाई? तभी लुढ़क कर एक टिन का डिब्बा उसके पास आता है। वो घबराता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लड़की चेतावनी देती है, उधर मत जाना, मैंने अंदर कुछ बड़े खतरनाक चूहे फंसा रखे हैं। अगर दरवाजा खोला तो पूरा दुकान में फैल जाएंगे। वो दरवाजे पर गुस्से में भौंकता है, अंदर जो है कोई हरकत मत करना, मैं देख रहा हूं। लेकिन असल में अंदर कुछ बहुत खतरनाक उसकी हर मूवमेंट को देख रहा होता है। अचानक लड़की जोर से नाटक करते हुए बेहोश हो जाती है। वो पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया। लड़का तुरंत भावुक और कहता है कि वो उसके लिए खाना बनाएगा। ब्रेड चाहिए, नूडल्स चाहिए या लाइम? तभी उसके चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती है। उसे समझ आता है लड़के के पास तो अंडे, आटा, सब्जियां सब कुछ है। वो दंग रह जाती है, इस बच्चे के पास इतने राशन आए कहां से? वो अंडा उठाती है, लेकिन वो गायब हो जाता है। दुकान का एंटी थेफ्ट फीचर सक्रिय हो गया था, किसी भी चीज को चोरी नहीं किया जा सकता। वो हैरान है, जो भी उठाती है वो गायब। अब वो सोचती है, चलो फिर सीधा इस लड़के को ही मार देती हूँ, उसकी सारी चीजें अपनी हो जाएंगी। लेकिन तभी आटे की थैली भी गायब। लड़का उसे दिखाता है, क्या ये ढूंढ रही हो? वो हैरान, ये मेरा था, तेरे हाथ में कैसे? वो शर्माते हुए बोलता है, जब तुम थोड़ा लुढ़क रही थी मैंने उठा लिया, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। लड़की शर्मिंदा नहीं, बस अंदर से घबराई हुई, क्या ये लड़का इतना सतर्क है हमेशा? तभी वो कहती है, गलत मत समझो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कितनी खतरनाक। ये एक लड़की के लिए ऐसी दुनिया में जीवित रहना है, वो बस यही चाहती है कि वो काम खत्म होते ही वापस आ जाए। हमारा लड़का उससे कहता है, बेशक, मुझे विश्वास है कि तुम एक ईमानदार और अच्छी लड़की हो। वो उसकी चाकू वापस देते हुए कहता है कि बस इसे लापरवाही से इस्तेमाल न करना। जैसे ही वो उसे पकड़ती है, वो कहती है कि वो उसे दिखाएगी कि इसे वास्तव में कैसे इस्तेमाल करते हैं।
वो बहुत बेवकूफ़ था और इसके लिए मरने लायक था, लेकिन निश्चित रूप से चाकू उछलकर वापस आ जाता है और लगभग उसका अपना हाथ काट देता है। सीलिंग कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि उस चीज से मत उलझो, क्या होता अगर तुम मेरी बात सुन लेती। वो जमीन पर गिर जाती है, पूरी तरह से ऐंठी हुई, और पूछती है कि क्या वो कोई क्षमता उपयोग करता है। फिर वो अचानक एक अत्यंत एथलेटिक और लचीले पोज में खड़ी हो जाती है और घोषणा करती है कि वो अब उससे मौत तक लड़ेगी। पूरी तरह से उत्साहित होकर वो एक जलते हुए हमले से उसे लात मारने के लिए झूलती है, लेकिन वो बस एक छोटा सा काली मिर्च का स्प्रे निकालता है और अब वो एक पूरी बेवकूफ़ लगती है। वो जमीन पर लौटने लगती है और सीलिंग कहता है, लगता है तुम मसालेदार चीजें संभाल नहीं सकती, लेकिन चिंता मत करो, मैं हमेशा अपने ग्राहक के स्वाद के अनुसार बदलता रहता हूँ। वो पूरी तरह से नमक बॉम्ब मोड में चला जाता है और उसे सीजन करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि वो सचमुच उसे खाना चाहता है, बस उस तरह से नहीं जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। कहीं से भी दरवाजा उड़ता है और दो छोटे बच्चे भागते हुए बाहर आते हैं और चिल्लाते हैं कि वो उनके बॉस को छोड़ दें। हमारा लड़का भ्रमित है और बच्चों में से एक उसे बताता है कि चिंता न करें, वे उसे बचाने आए हैं। लेकिन एक सेकंड बाद ही सीलिंग ने उन दोनों को उठा लिया है और छोटे उपद्रवियों से कहता है कि समस्याएं पैदा करना बंद करो, वरना तुम बस चीजें और खराब कर दोगे। अत्यधिक सीजन की गई लड़की उठती है और उससे बच्चों को छोड़ने के लिए कहती है, अगर कुछ तय करना है तो वो मेरे साथ है। हमारा लड़का बस उन्हें उसकी तरफ फेंक देता है, लो इन्हें ले लो, और वे सब मूर्खों के झुंड की तरह जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ समय बाद उसे वो खाना मिल जाता है जिसे वे जमा कर रहे थे, और अब वो निश्चित है कि उसने उससे पहले बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है। वो कहती है कि अब तक मैं एक बार भी असफल नहीं हुई और जानना चाहती है कि उसने इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया। लेकिन हमारा लड़का बस जवाब देता है, जिसे भी धोखा दिया गया वो बस बहुत बेवकूफ़ था। वो न केवल यह देख सकता था कि डिब्बे के अंदर अभी भी खाने के टुकड़े थे, जो 5 दिनों से भूखे व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता, बल्कि जमीन पर खून भी था और उसे एक भी चोट नहीं थी। साफ है किसी को वहां मारा गया था। वो भाग्यशाली था कि वो अगला शिकार नहीं बना। लेकिन बच्चे बहस करते हैं कि वे केवल बुरे लोगों से छुटकारा पाते हैं, जैसे काई हिम, जिसकी गरीब लिल एन के प्रति बुरी नीयत थी। दुर्भाग्य से जब उस लड़की के बारे में कुछ विचार रखने की बात आती है, हाँ, वो निश्चित रूप से दोषी है। एन बताती है कि सर्वनाश में हर कोई वह करता है जो उन्हें जीवित रहने के लिए जरूरी है। जाहिर तौर पर यह तर्क काफी था, क्योंकि वह बस सहमत हो जाता है। या हो सकता है कि हमारा लड़का बस क्रूर है, क्योंकि वो कहता है, अगर ऐसा है तो मैं जो चाहूं वह करने के लिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। अब सब डरे हुए दिखते हैं और एन जानना चाहती है कि वो क्या करने वाला है। वो जवाब देता है, काफी समय हो गया है जब से मुझे ताज़ा मांस मिला है, आज वह दिन है। बच्चे घबरा जाते हैं, ये सोचकर कि उन्हें खाया जाने वाला है और हमारा लड़का उनके डर का मजा ले रहा है। लेकिन फिर गोरी लड़की कहती है कि अगर वो किसी को खाने जा रहा है तो उसे खाना चाहिए, आखिरकार वे दोनों अभी तक पूरी तरह से बड़े भी नहीं हुए हैं। लेकिन बच्चे प्रतियोगी होकर बहस करते हैं कि उसे लड़की को नहीं खाना चाहिए, बच्चों का मांस बहुत अधिक कोमल होता है, इसलिए बेहतर होगा कि वे खुद को पका लें और अपने बॉस को जीवित रहने दें। अब सीलिंग गुस्से में है, वे अचानक इतने नेक क्यों बन रहे हैं और उसे खलनायक जैसा क्यों दिखा रहे हैं। ठीक तभी छोटी लड़की खांसती है और उसका भाई तुरंत उसे पुकारता है। एन चिल्लाती है कि हमारा लड़का एक राक्षस है, क्योंकि उसने लड़की का गला इतनी बुरी तरह से घोंट दिया है कि वो सांस भी नहीं ले पा रही है। लेकिन हमारा लड़का बस कंधे उचकाकर कहता है कि रस्सी ढीली करवाने की तुम्हारी छोटी सी चाल काम नहीं करेगी। स्टेला, छोटी लड़की, हताश होकर खांसती रहती है। सीलिंग वास्तव में उसकी तारीफ करता है, कहता है कि उसका अभिनय कौशल वास्तव में प्रभावशाली है। लेकिन बाकी लोग जोर देते रहते हैं कि वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सचमुच मर जाएगी। तो हमारा लड़का सिस्टम से लड़की के महत्वपूर्ण अंगों की जांच करने के लिए कहता है। स्कैन करने के बाद सिस्टम बताता है कि उसके शरीर में एक गंभीर संक्रमण फैल रहा है। अगर उसे इलाज नहीं मिला तो वह 3 दिनों से अधिक जीवित नहीं रहेगी। और तभी लड़की सिस्टम के विश्लेषण खत्म होते ही ढेर सारा खून खांसती है। हाँ, शायद वो झूठ नहीं बोल रही थी। वो जल्दी से उसकी रस्सी खोल देता है। कुछ देर बाद उसकी 2 सहेलियां उसे बाहर घसीटकर जमीन पर लेटा देती हैं। उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी। वो देखता है कि घाव बिल्कुल गोली जैसा लग रहा है। वो गुस्से में पूछता है, आखिर कौन इतना निर्दयी हो सकता है।
तभी एक सुनहरे बालों वाली लड़की कहती है कि ये थंडर लीजन का किया हुआ है। वो बताती है कि सब कुछ खराब होने से पहले किसी की माँ बस इस दुकान की आम ग्राहक थी, लेकिन उस औरत ने अपनी जिंदगी में इतनी अपोकलिप्स फिल्में देखी थीं कि जैसे ही उसने किसी को काटते देखा, उसने तुरंत दुकान को लॉक कर दिया। शुरू में सब एकजुट थे, बचाव दल के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, खाना खत्म होने लगा, इंसानों का असली चेहरा सामने आने लगा। एक आदमी ने तर्क दिया कि बच्ची इतनी छोटी है, उसे ज्यादा खाना नहीं चाहिए। मां ने विरोध किया, बच्ची बीमार है, उसे खाना चाहिए, लेकिन आदमी को उसकी परवाह ही नहीं थी। 2 दिन और नहीं जिएगी, खाना देना बेकार है। और तभी वो छोटी शैतान सी बच्ची उसे काट लेती है। वो पागलों की तरह उसे उठाकर छाती में मुक्का मारने को था कि तभी एन पहुंचती है, उड़ते हुए बच्चे को पकड़ती है और उस आदमी की टांगें झाड़ देती है। एन गुस्से में पूछती है, दूसरों का खाना क्यों चुरा रहा था? लेकिन वो आदमी रोटी को कुचलते हुए हंसता है, ये खाने लायक चीज ही नहीं, आखिर में सब वैसे भी भूखे मरने वाले हैं। एन ने ठंडे स्वर में कहा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं ले रहा, भूख लगी है, बाहर जाकर खुद लाओ खाना, लेकिन तुम जैसे कायर बच्चों से लड़ते हो, ज़ॉम्बी से नहीं। बेशक आदमी को ये बात पसंद नहीं आई। और क्या लोग ऐसे हालात में समझदार होते हैं? बिल्कुल नहीं। एक बूढ़ी औरत बोली, आदमी सही कह रहा है, भूख मजाक नहीं, एन को और खाना देना पड़ेगा। फिर एक और औरत बोली, इस दुनिया में उसे अपना सारा सामान अभी दे देना चाहिए, बाद में हम चुका देंगे। एन ने समझाया कि ये बस टी शॉप है, यहाँ असीमित खाना नहीं है। तभी बूढ़ी औरत ने एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया, तो फिर ये कमरा क्यों बंद है? जरूर यहाँ कुछ छुपाया है। एन गुल्ली कि वो बस चेंजिंग रूम है, पर वो विचित्र केला पोशाक वाली बूढ़ी मानने को तैयार ही नहीं थी। बाकी सब भी चिल्लाने लगे कि दरवाजा खोलो। माँ ने उन्हें रोका, अगर एन नहीं होती तो तुम सब अब तक मर चुके होते, लेकिन भीड़ उस पर टूट पड़ी। तेरी वजह से हम फंसे हैं, तूने सारे दरवाजे बंद कर दिए, वरना हम बाहर जाकर सुरक्षित जगह मिल भी सकती थी। माँ ने कहा, इतनी इच्छा है बाहर जाने की, अभी जा सकते हो। लेकिन लोग दरवाजा तोड़ने लगे, और जब दरवाजा खुला, अंदर बस कुछ कपड़े थे। बूढ़ी औरत तुरंत बोली, सब समझ गई, ये लड़की अच्छी नहीं है। कोई कह रहा था, ये हर मर्द को फुसलाती है। एन गुस्से में बोली, तुम सब ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, थंडर लीजन के लोग आ पहुंचे। उनमें से एक आदमी हंसते हुए बोला, अच्छा, यहाँ काफी लोग छिपे हुए हैं। किसी ने आगे बढ़कर खुद को नेता घोषित किया और उनसे खाना मांगा, लेकिन थंडर लीजन वाले एन की तरफ इशारा करके बोले, खाना? ये लड़की सब लूट रही थी। और जैसे ही उन्होंने एन को देखा, खाने में उनकी दिलचस्पी खत्म। अब उनकी दावत एन थी। एन भाग पड़ी, और जो मूर्ख वहीं रुके थे, सब पकड़े गए। एक आदमी ने एन का कंधा पकड़ा, इतना मत भागो, पर एन पलटकर चाकू से उसकी गर्दन चीर ही देती। आदमी भड़क गया, लगता है मरने का शौक है। तभी छोटी बच्ची उसके सामने कूद पड़ी, गोली उसे लग गई। सब घबरा गए। थंडर लीजन का नेता बोला, अब और गोली मत चलाओ, ज़ॉम्बी आ जाएंगे। और फिर भी उसने 2 और लोगों को गोली मार दी। सबको साफ करने का आदेश देकर बोला, कुछ पीछे मत छोड़ना। उन्होंने दुकान को नर्क बना दिया। जब वे बच्ची और सुनहरे बालों वाली लड़की को खत्म करने लगे, अचानक किसी ने पीछे से उनके हाथ पकड़ लिए। एक छोटा लड़का चीख रहा था, माँ मत करो, लेकिन उस औरत को कोहनी मारी जा रही थी। फिर भी माँ ने फुसफुसाया, मैं जा रही हूँ, अब तुम लोग छोटे बच्चों का ख्याल रखना। और वो आदमी को पकड़कर खिड़की से छलांग लगा देती है। ग्रेनेड का पिन खींचकर उसे कसकर लपेट लेती है। अगले ही पल पूरा दुकानचा फटकर राख हो गया। अब वापस वर्तमान में एन रो रही थी कि ये सब उसकी वजह से हुआ। शालिंग कहती है, अगर मैं मर भी जाऊं, कम से कम माँ से मिल जाऊंगी। लेकिन लड़का विनती करता है, मत जाओ, मेरी माँ भी मर गई, मुझे एक बहन चाहिए। सिस्टम इस दृश्य से भावुक हो जाता है, लेकिन हमारा लड़का कहता है, इतना इमोट मत बनो, ये लोग मुझे मारने वाले थे। फिर भी वो एन के संघर्ष को समझता है। अकेली औरत, 2 बच्चों की जिम्मेदारी अपोकलिप्स में। वो सिस्टम से पूछता है, कोई दवाई खरीद नहीं सकते? सिस्टम कहता है, हाँ, पर तुम्हारी दुकान का लेवल कम है, फीचर अनलॉक नहीं हुआ। शालिंग चिल्लाती है, तुमने कहा था तुम्हें इनके लिए बुरा लगा, तो कुछ दो ना जिससे बच्ची ठीक हो जाए। सिस्टम इनकार कर देता है, नो एक्सेप्शन। हमारा लड़का चिढ़ गया, तेरी ये ओवर जस्टिस नेरस लगती है। तभी सिस्टम कहता है, तेरी फूड कार्ट में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, तेरे खाने में हीलिंग प्रॉपर्टी है। शालिंग झुंझलाती है, पहले क्यों नहीं बताया? सिस्टम जोड़ता है, हीलिंग इफेक्ट शेफ के लेवल पर निर्भर है और तू अभी कचरा लेवल पर है। कोई और रास्ता ना देखकर लड़का खाना बनाने लगता है।
अंडा फोड़ता है, आटा गूंदता है, मसाले डालता है। सब लोग हैरान, ये क्या बना रहा है? इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? एन पूछती है, ये क्या है? वो मुस्कुराता है, जहर नहीं है, बस एक एग वैफल, बचपन में बहुत खाता था। एन एक क्यूट स्माइल के साथ उसे धन्यवाद कहती है और एक बाइट लेती है। तुरंत बोल उठती है, ये तो बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। अचानक वो खड़ी हो जाती है। एन डरती है, धीरे, लेकिन लड़की कहती है, दर्द पूरा गायब हो गया। उसका बुखार भी उतरने लगता है। सुनहरी लड़की समझ जाती है, कुछ तो है इस लड़के और उसके खाने में। तुमने इसमें क्या मिलाया है? कोई खास शक्ति? वो शरारती स्माइल के साथ, रहस्य है। पूरा ठीक होने के लिए इसे अभी और बहुत खाना पड़ेगा। ये वाला फ्री था, अगला पैसे में। वो कहती है, अगर तुमने बच्ची को ठीक कर दिया, दुकान की सारी चीजें ले लेना। लेकिन लड़का कंधा उचकाता है, मुझे सामान नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम। बच्चे घबरा जाते हैं, हम जानते हैं तुम खतरनाक हो, उसे मत चोट पहुंचाना। और एक बार फिर हमारा लड़का विलेन जैसा दिखने लगा, इसलिए उसने तुरंत स्पष्ट किया कि वो बस उसे अपने खाने के स्टॉल पर काम पर रखना चाहता है, बस इतना ही। तीनों एक साथ हो गए और लड़कों ने कहा कि उन्हें अभी भी नहीं पता कि सियलिंग में क्या क्षमताएं हैं। एन सहमत हुई, ये कहते हुए कि जब तक वे उसके आसपास थे, भोजन कोई समस्या नहीं लग रही थी, इसलिए ये एक बढ़िया विकल्प था। वो उसके लिए काम करने को तैयार हो गई, लेकिन केवल तभी जब शिया ली और शियांग भी आ सकें। ये अजीब है कि छोटी लड़की का नाम अलग अलग शब्दों में शिया लिंग था, जबकि हमारे नायक का नाम एक ही शब्द में शियांग था। हाँ, अब से मैं उसे बस छोटी लड़की कहूंगा, वरना ये जल्दी ही भ्रमित करने वाला हो जाएगा। शियांग पहले से ही सोच रहा था कि ये एक अच्छा विचार नहीं है, खासकर तब जब एन ने तुरंत एक अनुबंध निकाला और कहा कि उसे सभी नियमों पर हस्ताक्षर करने और उनका पालन करने की आवश्यकता है। उसमें लिखा था कि वे केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे, जीवन बीमा होगा और सब कुछ। उसने उसकी ओर इशारा किया और कहा कि वो मूल रूप से केवल बाथरूम का उपयोग करने के लिए पैसे लेने की कोशिश कर रही है। उसने कहा कि यह बिल्कुल सही है और अगर वो एक बच्चे को काम पर रखना चाहता है तो उसे उसके अधिकारों के लिए भी भुगतान करना होगा। ठीक उसी पल उन्होंने बाहर एक आवाज सुनी जिसमें कहा गया था कि वो स्वादिष्ट गंध अंदर से आ रही है। दरवाजा हिलने लगा और थंडर लीजन के लोगों ने कहा कि जैसा कि उम्मीद थी, यहाँ लोग थे। उनमें से एक ने छोटी लड़की के वफल की ओर हाथ बढ़ाया, कहा, मुझे पता था कि मेरी नाक कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन लड़का तुरंत उसके सामने कूद गया और कहा कि वो उसकी बहन का है। और लड़के के ठीक सामने हमारा नायक आगे बढ़ा। उस आदमी ने पूछा कि क्या वो सचमुच इस पर लड़ने को तैयार है, लेकिन शियांग ने बस कंधे उचकाए और कहा, नहीं, मैं तो बस इस सर्वनाश की दुनिया में एक साधारण विक्रेता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग कुछ वफल चाहते हो तो मैं कुछ बना सकता हूँ। आदमी वापस अपने बॉस की ओर मुड़ा और कहा, अरे, मुझे कुछ वफल चाहिए। बॉस वहीं खड़ा रहा, भ्रमित कि ये कमीना अचानक वफल क्यों बेच रहा है। फिर वो शियांग के पास गया और पूछा कि उनकी कीमत कितनी है। हमारे लड़के के लिए ये अपने मिशन को खत्म करने का सही मौका था, इसलिए उसने एक सूची निकाली और उस आदमी को मेन्यू देखने के लिए कहा। उस आदमी ने देखा कि एक वफल की कीमत 10 क्रिस्टल हैं और पूछा कि क्या वे सोने के बने हैं या कुछ और, लेकिन शियांग ने बस कहा कि सर्वनाश में सामग्रियां सबसे महंगी होती हैं। बॉस ने इस बारे में सोचा और सहमत हुआ कि ये समझ में आता है। ठीक है, तो हम कुछ खरीद कर शुरुआत करेंगे। नकाबपोश आदमी ने चेतावनी दी, अगर इसका स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हारी उस छोटी सी दुकान को कुचल दूंगा। बॉस ने सहमति में सिर हिलाया, जब तक कि अचानक उसके हाथ से कुछ नरम, गर्म और चिकना नहीं छू गया। एन थोड़ा झुककर मीठी मुस्कान के साथ बोली, मेरे बॉस को माफ करना, कभी कभी वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। वो आदमी तुरंत पसीना बहाने लगा, पूरी तरह से हक्का बक्का। उसने उसकी छाती की मांसपेशियों की तारीफ की, कहा कि उसके पास लाशों से लड़ने का बहुत अनुभव रहा होगा। उसके आदमी जो एक तरफ खड़े थे वे पहले से ही जानते थे, हाँ, उनके बॉस को उनकी कमजोर जगह से फिर से हरा दिया गया।
फिर एन ने सभी को धैर्यपूर्वक इंतजार करने के लिए कहा जब तक खाना बन रहा था और शियांग को आंख मारी। अब वो सोच रहा था कि शायद इस शैतान को काम पर रखना इतना बुरा विचार नहीं था। खाने का स्टॉल लगा और वो खाना पकाने के काम में लग गया। भूखी भीड़ आखिरकार कुछ अच्छा खाने के लिए बेताब थी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो सबके हाथ में उनके वफल थे और वे उन्हें खा रहे थे। बॉस ने एक टुकड़ा लिया और तुरंत कहा कि ये स्वादिष्ट है। गंध ने उसे बचपन की याद दिला दी। बस एक पल के लिए उसने उन सभी भयावहताओं को भुला दिया जो सर्वनाश शुरू होने के बाद हुई थीं। तभी हमारे लड़के को सामानों का एक पूरा बैग मिला और बॉस ने उसे बधाई दी, कहा कि उसमें वास्तव में प्रभावशाली कौशल है। फिर उसने कहा कि वो ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि शियांग वफल के अलावा और क्या बना सकता है। शियांग ने मुस्कुराते हुए अंगूठा दिखाया और कहा, ओह, मैं बहुत सी चीजें बना सकता हूँ। वो आदमी फ्राइड चिकन, हॉट डॉग्स, मसालेदार सॉस और हर तरह के खाने के बारे में चिल्लाने लगा। पीछे के अन्य लोग कोका कोला, मीठे व्यंजन, तले हुए पैनकेक और बाकी सब कुछ मांगने लगे जिसके बारे में वे सोच सकते थे। और धत तेरी की, बॉस ने हर चीज के 10 का ऑर्डर दे दिया। लेकिन सौभाग्य से हमारे लड़के ने कहा कि उसे वो सब बनाने के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता है। बॉस ने उसे चिंता ना करने के लिए हाथ से इशारा किया, बस उन्हें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए और वे उसे ले आएंगे। शियांग इस आदमी के आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ और एन ने समूह को देखा और टिप्पणी की कि उनके रूप रंग को देखते हुए वे सर्वनाश के व्यापारी लगते हैं। अगर वे सामान इकट्ठा करने का काम संभालते हैं तो उन्हें कुछ भी उत्पादन करने में खुद को खतरे में डालने की भी जरूरत नहीं होगी। तुरंत उन दोनों ने बॉस को दीर्घकालिक सहयोग का सौदा पेश करना शुरू कर दिया। कहा कि इसे स्वीकार करने से उसे भविष्य में छूट मिलेगी। हर किसी ने एक दूसरे को देखा, ये सोचते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति क्या फैसला करेगा। इस बीच व्यापारी बॉस पर हंस रहे थे, कह रहे थे कि इतना बड़ा गिरोह होने के बावजूद भी वो थोड़ा टूटा हुआ है। हमारे लड़के को उसके टूटे हुए होने के बारे में सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर बॉस ने कहा कि वो कुछ समय से बाहर नहीं गया था और जानना चाहता था कि वो वास्तव में कहाँ पहुंचा है। ठीक उसी पल एक कार आकर रुकी और कोई बाहर आया और कहा कि कुछ गड़बड़ है, वो और अन्य घायल हो गए हैं। एक और समूह अब हमारे लड़के की दुकान की ओर आ रहा था और इस बार ऐसा लगा कि वो उनमें से एक को पहचानता है। बॉस ने तुरंत पूछा कि वूहू के साथ ये किसने किया। धत तेरे की, अब जब मैं देखता हूँ तो ये वही लोग हैं जिन पर हमारे लड़के ने पूरी तरह से कहर बरपाया था। वो मूर्ख जो तला गया था आगे बढ़ा और कहा कि वे गली में सामान बेच रहे कुछ शापित बच्चे थे। लड़का एक कालीन को गले लगा रहा था और कह रहा था कि वो चुना हुआ है या कुछ और। बॉस ने नाक सिकोड़ी, कहा कि ये हास्यास्पद था कि वे इतने बड़े भ्रम वाले किसी व्यक्ति से हार गए। उसके आदमियों में से एक ने सहमति में सिर हिलाया कि अगर कोई चुना हुआ मौजूद है तो वो उनका बॉस होगा। यहाँ तक कि अनानास बालों वाले आदमी ने भी कहा कि वे भी ऐसा ही सोचते थे जब तक कि उन्होंने बच्चे पर हमला नहीं किया और उनके सभी हमले परावर्तित हो गए। बॉस और एक अन्य आदमी ने स्वीकार किया कि उन्होंने पहले कभी ऐसी क्षमता के बारे में नहीं सुना था, लेकिन एन ने सुना था। उसे पहले भी कुछ ऐसा ही लगा था। उसे स्पष्ट रूप से वो पल याद आया जब उसने उसे चाकू मारने की कोशिश की थी, केवल दूर फेंके जाने के लिए। उसने पीछे मुड़कर देखा, सोच रही थी कि क्या ये उस कमीने बच्चे का काम है, और जिस पल उसने उसे धीरे धीरे चुपके से दूर जाते हुए देखा वो समझ गई। बॉस ने घोषणा की कि जिसने भी ये किया है वो लीजन के नेता से पंगा लेने के लिए मरेगा। पूरा समूह डर के मारे जम गया और फुसफुसाने लगा, क्या ये आदमी ली होंग है? एन उसके पास गई और पूछा कि क्या वो सचमुच लीजन का नेता ली होंग है। उसके बगल में खड़े बेवकूफों ने इसकी पुष्टि की, कहा कि जब भी लोगों को पता चलता है कि वो कौन है तो वे हमेशा हैरान होते हैं। और वो आदमी मुस्कुराया और कहा कि उन्होंने जो स्वादिष्ट वफल बनाए हैं उनकी वजह से अगर उन्हें कभी कोई परेशानी होती है तो वे बस उसे फोन कर सकते हैं। दूसरी ओर बच्चे गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि वो उस समूह का नेता है जिसने उनकी मां को मारा था। ली होंग ने उन दोनों को उठा लिया और पूछा कि वे क्या कह रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं था। उसके दाहिने हाथ के आदमी दमासा ने सहमति जताई, कहा कि हालांकि वे डाकू थे लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं या बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन एन को विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत उस पर जलती हुई लात मारी, चिल्लाकर कहा कि वो जानती है कि ये झूठ है। बॉस ने बच्चे को हवा में उछाल दिया ताकि वो चकमा दे सके। उस मूर्ख ने अपनी बहन को गिरने से बचाया, जबकि एन उन ज्वलंत पैरों के साथ खतरनाक दिखते हुए हमला करने लगी। लेकिन उसके हमले में कुछ गड़बड़ हो गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन उसने एक बार फिर चकमा दिया। बाकी गिरोह उत्साहित था, कह रहा था कि ये एक दिलचस्प लड़ाई होने वाली है, लेकिन देखने में ऐसा लगा कि बॉस को कुछ मदद चाहिए थी। वो वास्तव में एक महिला को मारना नहीं चाहता था। नीले बालों वाली लड़की ने आह भरी, कहा कि एक दिन बॉस को अपनी मनोवैज्ञानिक बाधा को पार करना ही होगा।
एक बार फिर उसने एन की एक खूबसूरत लात को चकमा दिया। इस बीच ऊपर से कुछ देख रहा था, कोई नहीं बल्कि एक अजीब घिनौना जाल। इस बीच हमारा लड़का हैरान था कि वो इस कहानी का नायक है कि दुश्मन एक दूसरे से लड़ने में बहुत व्यस्त थे। तभी उसे अचानक याद आया कि उसने आज पहले ही 2 बार अपनी सुरक्षा का उपयोग कर लिया था, जिसका मतलब है कि उसके पास सुरक्षित रहने का केवल एक और मौका बचा है। इसलिए उसे वास्तव में सावधान रहना होगा। लेकिन ठीक उसी पल बूढ़ा आदमी और पैदल यात्री क्रॉसिंग दिखने वाला आदमी सीधे उसकी ओर इशारा किया, चिल्लाकर कहा कि वो कमीना है। उसी सेकंड में खेलते खेलते थक चुके बॉस ने एन को टखने से पकड़ा और अपने एक आदमी की ओर फेंक दिया। फिर वो हमारे लड़के की ओर बढ़ा।